आपसे स्पष्ट रूप से पूछा कि ये बताओ मुझे ये जो व्यक्ति है ये मुझे जिंदा या मुर्दा कितने घंटे में दे सकते हो, मुझे इतना बता दो। विभिन्न संगठनों से, विभिन्न समाज सेवा से जुड़ा हूँ और मैं करता रहता हूँ। अच्छा, ऐसा कैसे हो गया कि टोटल पढ़ाई आपकी सरकारी स्कूल में, आप करीब 10 किलोमीटर पैदल चलना होता है, तो फिर उसके बाद आपने इस टेक्निकल पढ़ाई की आपने, और जिस गांव से आप आते हैं, जहां तक मैं जानता हूं, वहाँ तो दूर दूर तक टेक्निकल विषय का तो कोई मतलब ही नहीं होता कि टेक्निकल की पढ़ाई। तो एक टीचर थे हमारे, प्रिंसिपल भी बने बाद में, गैरोला जी थे, तो वो मेरे बगल गांव गैर के थे। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि सारे टीचरों से बोला कि ये लड़का अगर 10 मिनट लेट आता है कोई बात नहीं, तो इसको माफ़ कर दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। आज मैं एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलाने जा रहा हूं। इस लाइन पे आप लोगों को हंसी भी आती होगी, हमेशा इस लाइन को बोलता हूं मैं, लेकिन वो शख्सियत होती ही है, इसलिए कि आज हमारे स्टूडियो में वो व्यक्ति मौजूद हैं जो बिल्कुल ऑफिस टाइम अपना काम करते हैं। PWD में एक बड़े ऊंचे ओहदे पर हैं। ये AE एडिशनल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, लेकिन छुट्टी के दिन वो अपने घर नहीं रहते हैं और समाज सेवा करते हैं। समाज सेवा का मतलब ये नहीं वो किसी का घर बना देते हैं, लेकिन छोटी मोटी जो सुविधा होती है लोगों की, छोटे छोटे काम होते हैं लोगों के जो समाज के मुख्य धारा से नहीं जुड़ पा रहे, उन लोगों के साथ काम करते हैं, यानी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की वो कोशिश करते हैं। ऐसे व्यक्ति हमारे स्टूडियो में चंद्रलाल भारती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार पंचोली जी, आपका वेलकम। आपने मुझे यहाँ पे बिल्कुल बुलाया तो अच्छा, मैं ये कह रहा था भारती जी कि कहाँ से शुरू करूँ। मैं पिछले 20 साल से आपको देखता हूँ कि जब कोई छुट्टी होती तो आप घर में नहीं दिखाई देते, किसी गांव में दिखाई देते हैं, और कभी किन लोगों के साथ दिखाई देते हैं, कभी किसी को आप अपने गाड़ी में ढोते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा कैसे आता है आपके दिमाग में? सर, छुट्टी के दिन तो सरकारी नौकरी वाले करने वाले लोग ना अपनी पत्नी और बच्चों के पास ही रहते हैं ज़्यादा। सर, आम कर्मचारी या आम अधिकारी की दिनचर्या ये होती है कि सुबह 10 बजे वो ऑफिस जाते हैं और 5 बजे अपने घर लौटते हैं, सब्जी ला करके अपने घर में रहते हैं, बेबी, टीवी और बच्चे भाई यहीं तक सीमित रहते हैं। लेकिन मैं उस पृष्ठभूमि से, ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ और मैं बहुत ही गरीब परिवार से उठा हुआ व्यक्ति हूँ जी। और मेरी जो शिक्षा दीक्षा बिल्कुल एकदम गरीबी में हुई है और मैं बहुत ही जंगली गांव का रहने वाला हूं। मेरा जो स्कूल था, इंटर कॉलेज था, लगभग 5 किलोमीटर उतराई मुझे उतरनी पड़ती थी और स्कूल से घर जाने के लिए 5 किलोमीटर मुझे चढ़ाई चढ़नी पड़ती थी। तो 5 किलोमीटर, अच्छा। 10 किलोमीटर डेली मेरा डेली आना जाना होता था। और ये चूँकि मैं जब गरीबी मैंने देखी है, मैंने जो भी शिक्षा प्राप्त की है अपने बेसिक स्कूल में पढ़ा, फिर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा। हमें कोई ऐसी सुविधा नहीं मिली कि हम प्राइवेट स्कूलों में पढ़ें, और हमारे टाइम पे प्राइवेट स्कूल हुआ भी नहीं करते थे। तो वहाँ से मैंने अपनी, जब मैं आज की डेट में जब मैं देखता हूँ कोई गरीब व्यक्ति होता है, वो किसी भी धर्म का, समाज का, किसी भी जाति बिरादरी का होता है, तो जब मैं उसको देखता हूँ, उसकी गरीबी में देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि अगर मेरे पास 3 जोड़ी जूते हैं तो मुझे, और उसके पास एक जोड़ी भी नहीं है, तो मुझे लगता है कि मुझे 2 रखनी चाहिए और एक उसको देनी चाहिए। तो मुझे ये अंदर से मेरी बाय बर्थ मुझे, क्योंकि मैंने गरीबी देखी है, इसलिए मुझे ये मेरे दिमाग में ये चीज़ें आती हैं। इसलिए समाज सेवा के प्रति मेरी जो है बचपन से ये नहीं कि मैंने कोई विशेष किसी ने, मैं कहीं ट्रेनिंग ली, मैंने कहीं कुछ किया, लेकिन मेरे मन में ही ये चीज़ें आती हैं, इसलिए ये सब मैं करता हूँ। और समाज सेवा में मैं ये लगा लो कि 94 से लगभग मैं जो है विभिन्न संगठनों से, विभिन्न समाज सेवा से जुड़ा हूँ और मैं करता रहता हूँ। अच्छा, ऐसा कैसे हो गया कि टोटल पढ़ाई आपकी सरकारी स्कूल में, आप करीब 10 किलोमीटर पैदल चलना होता है, तो फिर उसके बाद आपने इस टेक्निकल पढ़ाई की आपने, और जिस गांव से आप आते हैं, जहां तक मैं जानता हूं, वहाँ तो दूर दूर तक टेक्निकल विषय का तो कोई मतलब ही नहीं होता कि टेक्निकल की पढ़ाई करें। कैसे आया ये कि आप एक इंजीनियर बने, और उसके बाद तो आपके पास डिग्रियों की लाइन लगी हुई है, तो आपने फिर निर्माण जैसे विभाग को चुना कि मैं PWD के लिए सेवा दूंगा। आप प्रोफेसर भी तो बन सकते थे। हाँ, वो है, लेकिन शुरुआत में तो मेरे जीवन में ये हुआ कि नौकरी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए।
अच्छा। शुरुआत तो ये था कि दिनचर्या चलनी चाहिए, चाहे मुझे 4th क्लास की नौकरी मिल जाए, मैं उसको भी करने के लिए तैयार था। जरूरत थी, मतलब ज़रूरत थी, नीड थी, तो इसलिए मैंने चारों तरफ हाथ पैर मारने शुरू किए और जहाँ मुझे संभव लगा मैंने फिर शिक्षा को अपना छोड़ा नहीं। और मैं पंजाब की लुधियाना से मैंने इसकी डिप्लोमा किया, क्या कहते हैं ये बीटे क्या कहते हैं पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा किया। मैंने बीए किया, बीएससी भी की, मैंने स्टेनोग्राफी हिंदी भी की। और स्टेनोग्राफी हिंदी मैंने बड़कोट ITI से कर रखी है, जो कि बड़कोट से बयाली से बड़कोट 21 किलोमीटर में पैदल आता था। कभी कभार ये होता था कि कभी कभार तो गाड़ी वाड़ी आ जाती थी, तो गाड़ी में आ जाते थे, तो पैसे हमारे पास होते नहीं थे, तो कंडक्टर से या ड्राइवर से हम बोल देते थे यार हम स्टूडेंट हैं तो हमको फ्री कर दो, तो कुछ तो मान जाते थे, लेकिन कुछ बोलते थे कि जो तुम्हारी जब नौकरी लग जाएगी क्या तुम तब हम पैसा दे दोगे। अच्छा, तो ऐसे बोलते थे तो हम कभी गाड़ी के पीछे से लटक जाते थे, कभी छत पे बैठ जाते थे। तो और कभी जब ऐसा भी समय आता था कि हम पूरा 21 किलोमीटर आना और 21 किलोमीटर जाना, सेम डे मतलब 42 किलोमीटर मैं चला हूँ। और मैंने जो है ये अपनी पढ़ाई मैंने जारी रखी। मैंने कहा कुछ भी हो लेकिन पढ़ाई ज़रूरी है। और अच्छा, वो पहली नौकरी वो कौन सी थी, मतलब मैं थी क्या? नहीं ये नहीं थी मेरी। अच्छा। मैंने स्टेनोग्राफी हिंदी की, और स्टेनोग्राफी हिंदी करने के बाद मैं दिल्ली चले गया। और दिल्ली में मैंने रामजस रोड करोल बाग में एक ISPCS कोचिंग सेंटर हुआ करता था। अच्छा। लेकिन उस सेंटर की व्यवस्था ये थी कि उस एग्ज़ाम को उस सेंटर के लिए पहले एग्ज़ाम पास करना पड़ता था। अच्छा। मैंने वहाँ एग्ज़ाम दिया दिल्ली में, मैंने वो एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और मैंने 9 महीने की वहाँ फ्री कोचिंग की। वो ओनली SC और ST के लिए हुआ करता था। तो वहाँ विभिन्न अच्छे लोग वहाँ आते थे पढ़ाने। और तो मैंने वहाँ PCS की कोचिंग की, IS की भी की, सारे एग्ज़ाम्स जो भी हैं सारे एग्ज़ाम की लगभग मैंने वहाँ कोचिंग की। बहुत अच्छे पढ़ाते थे। लेकिन वहाँ की जो है मैं SSC स्टेनोग्राफी ग्रुप C मैंने वहाँ क्वालिफाई भी किया था। लेकिन वहाँ अचानक मेरा स्वास्थ्य ख़राब हो गया। दिल्ली में गर्मी बहुत पड़ती है, और चूंकि मैं गली मोहल्लों में ऐसे साधारण जगह रहता था, पैसे मेरे पास ज़्यादा हुआ नहीं करते थे, तो वहाँ से मैंने अपनी पढ़ाई उड़ाई फिर स्वास्थ्य ख़राब हो गया। तो अचानक बहुत ही ज़्यादा स्वास्थ्य ख़राब हो गया, तो मैंने अपने घर मैसेज किया कि मेरा स्वास्थ्य ख़राब हो गया। तो मेरे पिताजी जो है अपने घर से आए और मेरे को लेने आए, और फिर मेरे को वो घर ले गए। घर आते ही मेरे नाक से जो है दिल्ली के डॉक्टर को दिखाया, तो मेरे नाक से बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा था। अच्छा। तो दिल्ली के डॉक्टर ने मुझे ये सजेस्ट किया कि आप कहीं ठंडे इलाके में चले जाओ, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो मैं समझ गया कि मुझे अपने घर जाना चाहिए। तो पिताजी ने मुझे लाया, फिर विकास नगर एक डॉक्टर हुआ करता था, वो उनको मुझे दिखाया। अच्छा। तो उसके बाद 10 दिन की दवा खा के मैं फिर अपने घर रहा, तो सामान्य उसके बाद मैं ठीक हो गया था। उसके बाद दिल्ली से लौटने के बाद फिर मैं उत्तरकाशी चले गया, फिर मैंने BA कर लिया। अच्छा। BA करते करते फिर मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में लग गया, क्योंकि मुझे जॉब की ज़रूरत थी। अच्छा, तो पहली नौकरी वन विभाग में? पहली नौकरी मेरी वन विभाग में लगी एज ए टाइपिस्ट। अच्छा। अच्छा। तो मैं जंगलात DF ऑफिस में जो है एज ए टाइपिस्ट लग गया। मैं अपनी नौकरी मतलब दिनचर्या ऐसी ही चलाई। तो उसके साथ साथ मैंने जो है अपने एग्ज़ाम मैं देता रहा, अपनी पढ़ाई करता रहा। तो समय ऐसा आया कि एक बार जो है बड़कोट में फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती निकली। अच्छा। तो फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती के लिए मैंने अप्लाई किया। तो उसमें एक सिंगल पद था, एक पद था, और 5 लोग हम उसमें मतलब रिटर्न में क्वालिफाई हुए थे। तो बहुत सारे तो सिंगल पद के लिए लेकिन 5 लाख लोग जाते हैं। तो हम उस समय 5 लोग रिटर्न में क्वालिफाई है। उसमें 25 किलोमीटर की दौड़ थी। अच्छा। तो उसमें बड़कोट से नौगांव सौली तक 10 किलो बजरी पीठ में, और सौली से बड़कोट वापस आना था। अच्छा। 20 किलोमीटर की दौड़ करनी थी, और उस दौड़ में मैं फर्स्ट आया था। अच्छा। फर्स्ट में इसलिए आया था क्योंकि मेरा जो डेली का जो रूटीन था गांव से स्कूल आने का, वो मेरे लिए एक आम बात थी। और लेकिन जो भी बात रही होगी, सिलेक्शन मेरा भी नहीं हुआ, और विभागीय उनका कोई आदमी था, उनको लगा दिया उन्होंने, तो वो एक फॉर्मेलिटी सी रही होगी। उसके बाद मैंने पटवारी का इंटरव्यू दिया। उसमें मैं 602 लड़के बैठे थे, उसमें से मेरी 5वीं रैंक थी। अच्छा। रिटर्न में।
लेकिन वहाँ भी मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर मैंने बीटीसी के अप्लाई किया। बीटीसी में भी मेरा रिटर्न सिलेक्शन हुआ। भाईवा उस समय चलता था, फिर उसमें भी नहीं हुआ। फिर मेरा जो है पटवारी में सिलेक्शन हुआ। अच्छा। उसमें भी रिटर्न सब कुछ करने के बाद सब लास्ट में उसमें भी नहीं रहा, तो मुझे लगा फिर मैंने बीएड किया। कुछ गड़बड़ था शायद। हाँ, मतलब उस समय गड़बड़ हो रहा है। वो बातें मैं बताना नहीं चाहता हूँ कि जो भी है, क्योंकि हम तो वो लोग थे कि घर से जो है मतलब हमारे पास 10 रुपए नहीं होते थे या 100 रुपए नहीं होते थे। जब आपका किराया नहीं होता था, पैदल आते थे, इसका मतलब आप घूस नहीं दे सकते थे। कुछ हमारे पास कुछ ऐसी वो व्यवस्था नहीं थी पैसे की, आर्थिक रूप से कमज़ोर थे, परिवार बड़ा था। तो वहाँ से जब हम लोग वहाँ से जब ये सारी व्यवस्था मैंने देखी, तो मुझे लगा कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो मतलब जो आम कंपटीशन है उससे हट के कुछ कंपटीशन तैयारी करनी चाहिए। जैसे आईएएस होता है या पीसीएस हो, तो पीसीएस में कोई भी बैठ सकता है, लेकिन पीसीएस जे में सिर्फ वो बैठ सकता है जिसने एलएलबी की हो। तो मुझे ये लगा कि मुझे कोई ऐसा क्षेत्र चुनना चाहिए जिसमें पर्टिकुलर क्षेत्र के लोग, आम भीड़ उसमें ना बैठ पाए। तो इसलिए मैंने पॉलिटेक्निक मतलब इंजीनियरिंग लाइन को इधर को अपने चूज किया कि पॉलिटेक्निक का जब मैं एग्ज़ाम दूंगा या जो भी करूंगा, तो वो वही होगा, उसी क्षेत्र के लोग उसमें बैठेंगे। और उसमें मुझे आगे कैसे आना है उस पर फोकस किया, तो मैंने कहा सफलता तभी मिल सकती है। अच्छा, हाँ, तो जब ये पर्टिकुलर एरिया हम ढूंढेंगे तभी हमें सफलता। तब मैं उसके बाद जो है विभाग में आया, और आज मैं पीडब्ल्यूडी में एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर के पद पे हरिद्वार में कार्यरत हूँ। इस बीच में बाद आप छुट्टी लेके आएंगे? हाँ, ऐसे नो कि आपके डिपार्टमेंट नहीं, मैं बाकायदा महाराज मुझे नहीं, मैं बाकायदा अपने अधिकारी से सुबह परमिशन लेके आया हूँ कि मैं जो हूँ आज अपने निजी कार्य से कहीं बाहर हूँ और मुझे आज वो दिया जाए, छुट्टी दी जाए। तो उसके बाद मैं सामाजिक कार्य में बचपन से ही मेरा लगन रहा। 1997 से 1997 से लेकर अब तक मैं सामाजिक कार्य में लगा हूँ। और 2022 में मुझे उत्तरकाशी गौरव रत्न से सम्मानित किया गया, बहुजन गौरव रत्न मुझे दिया गया। और उसके बाद 2023 भारतीय दलित साहित्य अकादमी दिल्ली के द्वारा मुझे दिसंबर 2022 में मुझे डॉक्टर अंबेडकर फेलोशिप प्रदान की गई। उसके बाद मुझे फिर अगले वर्ष दिल्ली में मुझे भारतीय दलित साहित्य अकादमी की ओर से मेरे कार्यों को देखते हुए मेरे जो क्या कहते हैं वो मेरे को एक पुरस्कार और मिला। और उसके बाद जो जितने भी जब मैं इन स्तरों पे मेरा जो राष्ट्रीय स्तरों पे जब मुझे पुरस्कृत में होने लगा, मेरे कार्य को देखा गया, तो मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड जो हरियाणा में इसकी एक पंजीकृत संस्था है, वहाँ पर मेरे उस बुक में मेरे जितने भी वर्क थे, क्योंकि मैंने सैकड़ों विधवाओं की, विकलांग व्यक्तियों की, बच्चों की उनकी पेंशन लगवाई है। जो बच्चे बीएड करना चाहते हैं वो बीएड नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए मैंने बीएड के लिए पब्लिक फंड इकट्ठा करके उनकी फ़ीस जमा की है। इंडिविजुअल भी मैं करता हूँ। कोई बीटेक कर रहा है, उसकी फ़ीस वो नहीं दे पा रहा, तो वो मैं फ़ीस जमा करने की कोशिश करके उनकी फ़ीस जमा करवाता हूँ। तो ये सारे कार्य को देखते हुए ये ग्लोबल आइकन अवार्ड, तो ये तो सबसे बड़ा अवार्ड है मेरा। ये आपको इस समय मिला है? ये मुझे अभी और थाईलैंड में मिला, इंटरनेशनल है। हाँ, ये इंटरनेशनल ग्लोबल आइकन मुझे ये मिला है। तो मैजिक बुक ऑफ जो रिकॉर्ड है उसमें जब मेरे कार्य जब सम्मिलित हुए, तो वहाँ पर मुझे मेरे कार्य को देखते हुए ये डॉक्टरेट की उपाधि, अच्छा, मानद उपाधि से आपको सम्मानित किया गया। क्या बात है, की उपाधि से वहाँ मुझे सम्मानित किया गया। उसके बाद जब मेरे कार्य जो है इसमें मैजिक बुक में जब रिकॉर्ड हुए, तो उसके बाद जो ये संस्था है, इस संस्था ने मुझे इंटरनेशनल ग्लोबल आइकन से सम्मानित करके ये प्रोग्राम थाईलैंड में हुआ था। थाईलैंड के पटाया शहर में हुआ था। अच्छा। तो अभी मैं ये 17 अक्टूबर का ये मुझे वहाँ पे बुलाया गया। भारत के कोई और लोग भी थे वहाँ? भारत के 10 लोग थे जो विभिन्न क्षेत्रों में मतलब इतने बेहतरीन लोग काम करते हैं विश्व के लिए कि 10 लोगों को ये आइकन दिया गया है, ग्लोबल आइकन। लेकिन ये अलग अलग क्षेत्रों में दिया गया है।
कोई किसी क्षेत्र में कार्य कर रहा, कोई समाज के, कोई शिक्षा के, कोई बालिका के, तो इस तरह के बहुत सारे हम लोग, मैं ये बचपन से मेरे अंदर है, तो ये सब में काम। इसके लिए आपको बधाई, बहुत बहुत बधाई देते हैं हम, हमारी तरफ से भी आपको बधाई है। अच्छा, थोड़ा सा और पीछे जाते कि इसको आप करते कैसे हैं ये सब काम को, मतलब हमारे दर्शक में बड़ी जिज्ञासा पैदा हो रही। जो आपने बात बताई ना कि जो लड़का, अब तो आप एडल्ट हो गए, जो लड़का 42 किलोमीटर पैदल चलता हो, और प्राइमरी पूरी स्कूल के लिए भी आपको जो 10 किलोमीटर डेली पैदल जाना होता है, आना जाना करके, इतना स्ट्रगल करके फिर आप करते, उसके बाद आप इतने बड़े पद पे हैं, करते कैसे हैं आप इसको, मैनेज कैसे करते हैं इस समाज सेवा का? सर मैं ये बताऊं, मैं जो जब स्कूल गडोली इंटर कॉलेज में आता था तो मैं हमेशा लेट आता था, क्योंकि सुबह खेतों में जाना पड़ता था, खेतों में हल लगाना पड़ता था, और हम 8 बजे तक हल लगाना पड़ता था। वहीं मतलब हाथ धुले और एक दो रोटी खाई, और उसके बाद हम स्कूल में भागता था। तो हमेशा मुझे जो है स्कूल में लेट हो जाती थी। तो एक टीचर थे हमारे, प्रिंसिपल भी बने बाद में, गैरोला जी थे, तो वो मेरे बगल गांव गैर के थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि सारे टीचरों से बोला कि ये लड़का अगर 10 मिनट लेट आता है कोई बात नहीं, तो इसको माफ़ कर दो, इसको माफ़ कर दो, क्योंकि मैं जिस भी क्लास में रहा हूँ मैं हमेशा फर्स्ट आता था। क्या बात है। तो वो मुझे बोलते थे कि इसको 10 मिनट अगर थोड़ा लेट हो जाता है, कभी कभी जैसे प्रार्थना स्कूल की होती है पहले, तो प्रेयर होने के बाद क्लास जैसे शुरू होती थी, तो मैं उस समय पहुंचता था। तो कुछ टीचर डांट भी देते थे, कुछ माफ़ भी कर देते थे। तो हमेशा तो माफ़ होता नहीं है। मैं कोशिश करता था कि मैं गडोली के आसपास जब आता था तो उस समय प्रेयर चल रही होती थी, तो वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर सामने स्कूल प्रेयर दिख जाती थी, वहाँ से मैं रेस लगाता था कि मैं टाइम से पहुँच जाऊँ। तो कभी भी पहुँचा था, कभी नहीं पहुँचता था। तो मैं इसका, मेरा दूर होने के कारण, स्कूल दूर होने के कारण मुझे एक चीज़ का नुकसान हुआ कि जो नज़दीक गाँव के जो बच्चे स्कूल में पढ़ते थे, वो उस टाइम में अपना वो वॉलीबॉल या अन्य खेलकूद के कार्यक्रम करते थे, लेकिन मैं खेलकूद में बिल्कुल शून्य हूँ, क्योंकि मेरा जो समय है, मेरे पास समय होता ही नहीं था, आने जाने में निकल जाता था। और जो मेरे पास के बच्चे थे उनसे मैं पूछता था कि यार भाई लोगों, आपके पास तो इतना समय बचता है, मेरे को जाने में, अपने घर पहुँचने में 2.5 घंटे लगते हैं चढ़ाई चढ़ने में। तो आप लोग जो है, जो होमवर्क टीचर देता है, जब तक मैं घर पहुंचता हूं तब तक तो तुम होमवर्क कर लेते होंगे। तो होता क्या था कि होमवर्क पहले मैं करके लाता, वो मेरी कॉपी से उतारते थे। तो मैं रात को बैठता था और मैं टीचरों को, बच्चों को सुनता था। वो बोलते थे कोई मैं 9 घंटे पढ़ता हूँ, कोई 8 घंटे पढ़ता हूँ। मैं उनकी बातें सिर्फ सुनता था, मनन करता था। और मैंने जब हाई स्कूल का एग्ज़ाम दिया तो मैं लगभग 9 घंटे 24 घंटे में से घर पे पढ़ा। और मैं मतलब एक सिलेबस को मैं 3 बार पढ़ता था। जैसे किसी 10 किलोमीटर पैदल, हाँ, जैसे जो विषय आज पढ़ाया जाना वो मैं सुबह पढ़ के जाता था। जो चैप्टर आज पढ़ाया जाना वो उसको मैं सुबह स्वयं ही पढ़ के जाता था। और उसके बाद दिन में जब टीचर पढ़ाते थे तो मैं उस समय उसको पढ़ता था। और जब रिवीजन, जब शाम को उसी में क्वेश्चन आंसर जब होते थे तो ये 3 बार वो रिपीट हो जाता था। तो वो मतलब उस विषय पे थोड़ा सा पकड़, उस सब्जेक्ट पे या उस प्रश्न पे पकड़ थोड़ा बन जाती थी, तो फिर अच्छा लगता था। क्या बात है। आपसे बहुत कुछ अभी हम लोगों ने सीखना भी है, क्योंकि आपसे जितनी बात भी करेंगे मुझे लगता है कि कमी हुई बात है। अच्छा, थोड़ा सा हमारे जो आप जितनी बातें आपने कही, बड़े स्ट्रगल किया आपने अपनी लाइफ को सेटल करने के लिए। हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि कोई एक काम आप बता सकते हैं कि, क्योंकि जितने भी आपको अवार्ड मिले हैं इनकी लिस्ट बहुत लंबी है, और हम अगर अवार्ड के बारे में आज बात करेंगे तो कई घंटे लग जाएंगे। बिल्कुल। तो आज अभी फ़िलहाल आपको जो मिला है इंटरनेशनल ग्लोबल आइकन अवार्ड जो मिला है, इसके लिए हम बधाई देते हैं। पर एक ऐसा काम जो काम आपको बार बार संतुष्ट करता है कि हाँ मैंने वो काम किया था, एक काम के बारे में आप बता सकते हैं? सर, ऐसे मेरे लगभग सारे ही काम हैं। मुझे किसी एक काम को मैं ये नहीं बता सकता ये काम मैंने किया है। मतलब मेरे जो भी काम है, क्योंकि जैसे अभी उत्तरकाशी जनपद की मैं बात बताता हूँ जी। उत्तरकाशी जनपद में 5 लड़कियाँ थी जी, और वो पोक्सो से पीड़ित थी। अच्छा। मतलब बालिकाएं थी, और उनका जो है वो हुआ है, मतलब रेप हुआ बालिकाओं का। अच्छा।
तो उन बालिकाओं को ABCD कुछ भी पता नहीं थी। अरे अच्छा। कि मतलब हाँ। क्या उनको करना है क्या नहीं करना। तो उन 5 बालिकाओं के लिए मैंने इतना घर ऐसे गरीब घरों से गरीब घरों से थी बालिकाएं, तो उनकी FIR करवाना, उनको आर्थिक सहायता दिलवाना, कानून तक पहुंचाना, और जो रेपिस्ट थे उनको जेल भिजवाना, और उन बच्चों को 2 योजनाओं के तहत मैंने पैसा दिलवाया है। एक तो SC/ST एक्ट के अंतर्गत जो उनको पैसा मिलता वो दिलवाया है। ये एक भारत सरकार की जो नालसा योजना है। अच्छा। नालसा ये एक ऐसी योजना है जो उसमें जो धाराएं उसमें लगी रहती हैं, मतलब जो अच्छा। उसमें कानून की जो धाराएं उस मुकदमे में जो धारा है, मुकदमे की जो धारा है, उस धाराओं के हिसाब से पैसा मिलता है। अच्छा। तो जो ये बड़ी बात है, हम पहली बार सुन रहे हैं। नालसा जो योजना है वो जनरल की लड़कियों को भी मिलता है। कोई भी लड़की हो, वो कोई भी लड़की हो, वो उनको भी मिलेगा नालसा योजना के अंतर्गत। वो जो धारा होगी हाँ, उसके अनुसार। लेकिन उसमें जैसे एक तो रेप होता है, एक गैंग रेप होता है, वो उस हिसाब से धारा लगती है और वो धनराशि उस हिसाब से बढ़ती है। तो इसमें 3 व्यक्तियों की एक समिति होती है, जैसे जिला जज हो गया, DM साहब हो गए और SP साहब, इन 3 व्यक्तियों की एक समिति होती है। जब मैंने इस विषय पे उनसे चर्चा की कि सर ये नालसा योजना है और इससे इनको अच्छा से तो होना चाहिए बालिकाओं को, तो उन लोगों से मेरा डिस्कशन होना है कि ये तो ऑलरेडी जो है SC/ST एक्ट से वो हो चुकी हैं, लाभान्वित हो चुकी हैं। तो मैंने उनसे कहा कि नालसा का जो GOs हैं, जो उसमें आप मुझे बता दीजिए, उसमें ये लिखा हुआ है कि यदि SC/ST एक्ट में इन बच्चियों को लाभान्वित हो गए तो उनको नालसा से लाभान्वित नहीं किया जाएगा, या जो SC/ST एक्ट में जो कहता है उसमें अगर किसी बालिका को उससे लाभ मिल चुका है तो नालसा से उनको लाभान्वित नहीं होगा। तो वो असमंजस में पड़ गए, वो विधि की राय लेने लग गए। तो उससे मतलब मेरे जो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि यदि SC/ST की बालिकाएं हैं, अगर वो पीड़ित होती हैं, मतलब वो है पोक्सो के अंतर्गत, तो वो दोनों योजनाओं से लाभान्वित हो सकती है। ये हम लोगों की जो है वो क्या कहते हैं, ज्ञान के अभाव में या सरकार के द्वारा इसका प्रचार प्रसार संभवतः कम किया गया होगा, या मतलब क्या कमी रही होगी ये तो नहीं कह सकते, प्रचार नहीं किया गया होगा। पर नालसा योजना के बारे में मैं भी पहली बार सुन रहा हूं। हाँ, नालसा योजना। तो ये जो है इससे लाभान्वित होनी चाहिए बच्चे। जो इसमें छोटी छोटी बच्चियाँ, उनको पता नहीं रहता है, तो इसमें विशेषकर गरीब बच्चे होते हैं। और मेरा जो मुझसे बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि आप जब ऐसे प्रकरण होते हैं तो आप इसको मतलब इसमें इतने क्यों कूद जाते हैं। हाँ, मेरा भी यही सवाल था। आप भी संभव तो यही सवाल था करने और वाले। दूसरा मैं इसी से जोड़ता हूँ कि आपको नौकरी करने में दिक्कत तो नहीं आती फिर? नहीं, नौकरी अपनी जगह है। 10 से 5 तो अपनी नौकरी है, ये कहने के लिए तो 10 से 5 है। विरोधी पार्टियों शिकायत करे आपकी, ऐसा भी परेशान करे वो ऐसा मैं कोई काम नहीं करता हूँ कि जो मतलब करते होंगे, विरोध भी करते होंगे। तो मेरा जो अपना जो सरकारी जो कार्य है, सरकारी कार्य मेरा बिल्कुल एकदम क्लीन रहता है, साफ रहता है। जो मेरी ड्यूटीज़ मेरा अधिकारी मुझे देता है उसको मैं बखूबी निभाता हूँ। लेकिन मैं दूसरी बात पे आता हूँ कि जो बालिकाएँ, या मैं ये कहता हूँ कि यदि किसी बालिका के साथ कोई रेप हो गया तो मुझे ये लगता है कि इसकी जगह अगर मेरी बेटी होती तो मुझे क्या करना चाहिए था। जो मुझे अपनी बेटी के लिए करना चाहिए वही मुझे वहाँ करना है। क्या मतलब भावनात्मक रूप से? हाँ, मैं अपनी बेटी समझ करके मैं उस काम को मतलब उतनी लगन से, उतनी मेहनत से उस काम में लगता हूँ, तब जाके मुझे मतलब सफलता मिलती है और फिर मेरे काम को लोग सराहना भी करते हैं। बिल्कुल सराहना इस बात पे कि आप सरकारी योजनाएं जो समाज के लिए बनी हुई है, आप उसका सही तरीके से उसका उपयोग करवा रहे हैं। अच्छा, मैं एक और बात आ रही कि कोई किस्सा इतना 1997 से लेकर 94, 95 से लेकर 90 के दशक से लेकर अब तक एक लंबा सफ़र तय कर दिया आपने समाज सेवा के लिए। कोई ऐसा किस्सा आपको याद है? कोई घटना, कोई किस्सा, कोई कहानी? नहीं, घटना ऐसे कुछ नहीं। कोई किस्सा हो जो जिसको आप शेयर करना चाहते हैं? ऐसे तो कई कहानियाँ हैं, कई घटनाएं हैं, और कुछ घटनाएं ये हैं कि काफ़ी बेहद दुखद भी हैं। एक बार की मैं बात बताऊँ, 1996 की बात है जी। ग्राम बसराली में एक व्यक्ति था, उसका नाम गुदड़िया लाल था जी।
कुछ गांव के लोगों की आपस में लकड़ी की, देवदार की लकड़ी को लेकर कोई विवाद हो गया, शिकायत हो गई, जंगलात में शिकायत कर दी और उस आदमी को घर से बुला के ले गया जी। और उस आदमी को जो है उन लोगों ने, मतलब जो भी विपक्षी लोग थे, जो भी, उन्होंने उसको जान से मार दिया। अच्छा। और वो घटना, उस घटना में मैं जब पढ़ा तो उसकी बॉडी को काफ़ी दिनों तक जो है 28 दिन तक जो है मिली नहीं। और तत्कालीन समय बड़कोट में एक सीओ साहब बुद्धिलाल पुलिस, वो क्या कहते हैं, थानाध्यक्ष थे। अच्छा। मैं उनसे बात की, मैंने कहा सर ये ऐसी बात है। और सुंदरलाल मुयाल साहब उस समय जिलाधिकारी थे, उत्तरकाशी थे। तो मैं उनके पास गया और वो मुझे, मतलब मेरे को बहुत, मेरी बात को ज़्यादा महत्व पुलिस वालों ने नहीं दिया। और एक एसडीएम साहब थे, मेरठ के रहने वाले, तो वो मेरे को जानते थे, अनिल कुमार पाठक शायद, लंबे नहीं ध्यान नहीं आ रहा मुझे नाम उनका। ठीक है। तो उनसे मैंने बात की, मैंने कहा सर ऐसी बात है, आपकी पुलिस तो देवता के पास भेज रही है कि उस देवता से पूछो, और आज 28 दिन हो गए और आप कह रहे हैं कि मतलब ये तो कोई पुलिस का ये तरीका नहीं है। उस ज़माने मोबाइल हुआ नहीं करते थे कि सर्च कर लो, ये कर लो, वो कर लो। उस समय तो ऐसी कुछ बात थी नहीं। तो मैं नाराज़ होकर पुलिस से, उनसे सबसे नाराज़ होकर मैं एसपी डीएम साहब के पास चले गया। तो डीएम साहब को मैंने बोला, सुंदरलाल मुयाल साहब को, मैंने कहा सर ऐसी बात है, पुलिस वाले वो कर रहे हैं और बहुत मुझे वो है। तो उन्होंने मुझे बड़कोट बुलाया। तो मैं बड़कोट जब मैं आया थाने में, तो मेरे साथ कम से कम 1500 लोग जो है, उस ज़माने फ़ोन भी नहीं होते थे। मेरे एक मैसेज से, गाड़ी से मैंने मैसेज भिजवाया था कि ये कोई गाड़ी में बैठा था कि यार इतने लोग आ जाए और इस मामले को हमने किसी तरह से उजागर करना है। तो थाने में मेरे पक्ष में जब 1500 लोग करीब आ गए, तो डीएम साहब भी आए। तो डीएम साहब ने एसपी उनको क्या कहते हैं, थानेदार को और एसडीएम साहब को काफ़ी फटकार लगाई। और एसओ साहब से स्पष्ट रूप से पूछा कि ये बताओ मुझे बॉडी, ये जो व्यक्ति है, ये मुझे जिंदा या मुर्दा कितने घंटे में दे सकते हो? मुझे इतना बता दो, मैं उतने घंटे अपनी डायरी में लिख रहा हूँ। अच्छा। तो मतलब एक तरह से डीएम साहब की बहुत शक्ति के वर्ड थे। और आपको ताजुब होगा, उसके 3.5 घंटे बाद बॉडी जो है मिल गई। और बॉडी क्या थी, उसके जूतों में जितना मांस होता था सिर्फ वो था, और बाकी ढांचा था मांस। तो 28 में जड़ गया। हाँ, जड़ना था। तो उससे खलवा दिया था। तो उसके बाद उस बॉडी को रातों रात मुझे पता लगा, फिर वो मसराली गांव में, वहाँ भी 30-35 किलोमीटर पैदल हम गए। रात को बॉडी को लाए। बॉडी को लाने के बाद हम उत्तरकाशी लाए, तो उसमें बिसरा तो कुछ था नहीं, उसमें कुछ क्या उसमें चेक करना था। तो वो मेरठ मेडिकल कॉलेज जो है, वो बॉडी जो है जांच के लिए भेजी गई। तो मुझे पुलिस पे विश्वास नहीं था। मैंने पुलिस पे ये बोला कि तुम बॉडी को बदल दोगे, ये कर दोगे, वो कर दोगे। और मैं पुलिस के ट्रक में बैठ करके मेरठ मेडिकल कॉलेज उनके साथ चले गए कि जब तक तुम डॉक्टर को इसको सपोर्ट नहीं करोगे तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा। ओहो, अच्छा। अब मैं उनके साथ जो है बाकायदा जो वहाँ गया, तो वो कह रही है बड़ा जिद्दी आदमी है मेरे लिए, वो कहने लगे। मैंने कहा मुझे विश्वास नहीं आप लोगों पे। अच्छा। तो चलो, ये वो कहानी मेरे लाइफ की बड़ी वैसी कहानी थी। नहीं भूल सकते। हाँ, मैं भूल नहीं सकता। वो बिल्कुल गरीब आदमी था। तो अब तो मेरा जो मतलब कई बार मैंने डांट भी खाई, ऐसा नहीं है। मैं सरकारी कर्मचारी अधिकारी रहा हूँ, तो मैं समाज कल्याण विभाग में जब लोगों के गरीब, चाहे वो ब्राह्मण महिला हो, चाहे राजपूत महिला हो, चाहे एससी की महिला, उनमें इतने फार्म ले जाता था कि भाई ये इनका वृद्ध पेंशन लगा दो, इनका विकलांग लगा दो, इनका ये लगा दो। तो एक बार एक बाबूजी थे, उन्होंने मुझे बहुत हड़का दिया कि आप कौन होते हैं, आप प्रधान हैं, आप क्षेत्र पंचायत क्या हैं, आप कुछ भी नहीं, आप कैसे लेके आ गए। अच्छा। तो एक जितवर लाल जी वहाँ बड़े बाबू हुआ करते थे, तो उन्होंने उनको शांत किया कि यार ये अच्छा काम करते हैं, समाज सेवा में कभी डांट भी खानी पड़ती है। तो मैंने उसकी डांट को एक्सेप्ट कर लिया। और आज की डेट में मैं सर्व समाज के लिए काम करता हूँ और करना भी चाहता हूँ। हैं। और अभी मेरे सर्विस के 5-6 साल बचे हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि 5-6 साल सर्विस करते करते उसके बाद मेरा यही उद्देश्य रहेगा कि समाज सेवा ही मैं अपना वो चुनूंगा। अच्छा, कोई एक लाइन में आप क्या संदेश देना चाहते हैं आज इस मंच के माध्यम से? मानव को मानव समझा जाए, मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि मतलब हमारी जो दृष्टि है, हम ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, या दलित है, या फलाना है, ये है,
मानव को मानव की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। ये मेरा अंतिम वो है, मानव को मानव समझो, क्या बात, बाकी कुछ नहीं। क्या बात है कि जैसे चंद्रलाल भारती जी ने बहुत सारे अनुभव हमें बांटे और कुछ नई योजनाओं के बारे में उन्होंने हमें सुनाया है। और आप जो लोग सुन रहे हैं, आप ज़रूर नालसा जैसी योजना को आप इस्तेमाल करें अगर कोई घटना समाज में से घटती है। और उन्होंने अंत में ये बोला कि इंसानियत बहुत ज़रूरी है, वाद से हमको बाहर निकलना पड़ेगा ताकि हम दुनिया में अपना परचम लहरा पाएँ। और इसलिए इंसानियत बहुत ज़रूरी है, मानव को मानव मानना चाहिए। आज की कड़ी में बस इतना ही, अगली कड़ी में किसी ऐसी और शख्सियत से आपको रूबरू कराऊंगा। अनुमति दीजिए, नमस्कार।